कहते हैं कि किस्मत से आप एक अच्छे घर में पैदा हो सकते हो, किस्मत से आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन इस दुनिया की एक ऐसी चीज है जो आप किस्मत से नहीं कमा सकते, और वो है करेज, यानी कि साहस, हिम्मत। ये हर एक इंसान के अंदर होती है जो उसे ढूंढनी पड़ती है, और ये कहानी भी कुछ ऐसी है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रैबिट प्रूफ फिन्स। ये कहानी शुरू होती है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के गांव से जिसका नाम है जिगलॉन्ग, और वक्त होता है सन 1931 का। इस गांव में आदिवासी लोग रहते हैं। पिछले 100 साल से गोरे लोग इन आदिवासियों को इनकी जमीन को बढ़ाने से रोक रहे हैं, और अब यहाँ पर एक कानून बना है, और इस कानून के हिसाब से जितने भी आदिवासी हैं इन सब की जिंदगी पर वाइट यानी कि गोरे लोगों का हक है। इन आदिवासियों का एक लीगल गार्डियन बनाया जाता है जिसका नाम है एवो निविल। वो इन आदिवासियों की जिंदगी को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हाफ कास्ट चाइल्ड होते हैं वो कभी भी किसी भी फैमिली से किसी भी हाफ कास्ट चाइल्ड को उठा सकता है। हाफ कास्ट चाइल्ड उन्हें कहा जाता है जिनकी मॉम आदिवासी होती है और पिता गोरे। ऐसी एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मॉली है। इसकी उम्र अभी मात्र 14 साल है, और ये अपनी मॉम के और अपनी नानी के साथ रहती है। इसके डैड अब इनके साथ नहीं रहते क्योंकि वो फिन्स बनाने का काम करते हैं। दरअसल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हजारों मील लंबी फिन्स की यानी कि तारों की दीवार बनाई जा रही है ताकि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से जितने भी खरगोश और दूसरे जानवर हैं वो वेस्ट की तरफ ना आ सके, क्योंकि सब के सब फसलों को खराब कर देते हैं। अब मौली के कबीले में दिखाया जाता है कि उन्हें 2 पुलिस वाले देख रहे होते हैं। मौली के साथ उसकी एक छोटी बहन भी होती है जिसकी उम्र अभी मात्र 8 साल है। इसका नाम डेजी होता है। मौली की एक 10 साल की कजन भी है जिसका नाम ग्रेसी है, और ये तीनों के तीनों हाफ कास्ट चाइल्ड हैं, यानी कि इनके पिता गोरे थे। वो 2 ऑफिसर इन्हें देखकर वहां से चले जाते हैं, पर जब ये बात एवो नेविल को पता चलती है कि जेगोलोंग गांव में 3 हाफ कास्ट लड़कियां हैं जो अब कुछ बड़ी हो चुकी हैं, तो वो कागजों पर दस्तखत करके उन तीनों बच्चियों को उनके गांव से उनके घर से उठाने का हुक्म देता है। इसीलिए पुलिस वहां पर जाती है और उन तीनों बच्चियों को उठा लेती है। हालांकि मौली की मॉम और उसकी नानी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सरकारी लोगों के आगे उनका कोई बस नहीं चलता, और वो इन तीनों बच्चियों को ट्रेन में जानवरों की तरह एक पिंजरे में बंद करके उनके गांव से कई 100 मील दूर ले जाते हैं। इस जगह का नाम पर्थ होता है। यहाँ पर मिशनरीज काम करती है जहाँ पर वो हाफ ब्लड चाइल्ड को घर के सारे काम, खेती के सारे काम सिखाते हैं ताकि वो व्हाइट लोगों के घर पर काम कर सके और आगे चलकर वो व्हाइट लोगों के साथ शादी कर लें, क्योंकि मिस्टर नेविल का ये मानना होता है कि 3 जनरेशन के बाद हाफ कास्ट चाइल्ड का जो ब्लड होता है, जो उनके अंदर सेल्स होते हैं, वो पूरी तरह से बदल जाते हैं और उनके बच्चे पूरी तरह से व्हाइट बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक यही कारण होता है कि आदिवासियों के उन बच्चों के जिनके पिता व्हाइट होते हैं, उन बच्चों को वहां से छीन कर यहाँ पर ले आते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे उन बच्चों के दिल में और उनके परिवार वालों के दिल पर क्या गुजरती है। अब यहाँ कैंप में पहुंचने के बाद मिस्टर नेविल मौली की बॉडी का स्किन कलर चेक करते हैं। दरअसल वो देखना चाहते हैं कि उसकी बॉडी के स्किन में, उसके कलर में कुछ चेंजेस आए कि नहीं, लेकिन उसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं होते। दरअसल यहाँ पर जिन बच्चों की बॉडी में चेंजेस होते हैं उन बच्चों को यहाँ पर घर के कामकाज नहीं सिखाए जाते, बल्कि उन्हें नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है ताकि आगे चलकर वो उन्हीं की कम्युनिटी में शामिल हो जाएं। और मौली और उसकी दोनों बहनों को यहाँ के तौर तरीकों में ढलना है, इसीलिए उन्हें सब कुछ सिखाया जा रहा होता है। एक दिन यहाँ पर एक आदमी जो घोड़े पर बैठा होता है, जिसे यहाँ पर ट्रैकर कहा जाता है, वो एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है। दरअसल ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ से भाग गई थी, और ट्रैकर का काम होता है कि जो भी बच्चा यहाँ से भाग जाए उसे पकड़ कर लेकर आना। इस बच्ची को यहाँ पर लाकर एक छोटे से कमरे के अंदर ले जाया जाता है और बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई की जाती है। मौली और उसकी दोनों बहनें सब कुछ देख रही होती हैं। अब यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद मौली ये तय करती है कि वो अपनी बहनों के साथ यहाँ से भाग जाएगी, क्योंकि उसका दिल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता, और साथ ही साथ उसे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही होती है। और एक सुबह जब सब बच्चे चर्च में प्रेयर करने के लिए गए होते हैं तो मौली यहाँ से अपनी दोनों बहनों के साथ भाग जाती है। उसे नहीं पता कि उसके घर का रास्ता कहाँ से है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने घर पहुंचना चाहती है, जो यहाँ से
हजारों किलोमीटर दूर है। दिन भर कैंप में किसी को पता नहीं चलता कि मॉली और उसकी दोनों बहनें यहाँ पर नहीं है, लेकिन रात को सोने से पहले जब नन अटेंडेंस लेने के लिए आती है तो उससे पता चलता है कि आज पूरे दिन मॉली को और उसकी दोनों बहनों को किसी ने भी नहीं देखा, और ये बात ट्रैकर को बताई जाती है। ट्रैकर बच्चों को ढूंढने में बहुत शार्प होता है, वो उनके कदमों के निशान से और अलग अलग निशानियों से पता लगा लेता है कि बच्चे किस तरफ गए होंगे, और उसे कदमों के निशानों से पता चल जाता है कि मॉली और उसकी दोनों बहनें किस तरफ गई हैं। इसीलिए वो अपना घोड़ा लेकर जंगल में उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं मॉली और उसकी बहनों को दिखाया जाता है कि वो लगातार भाग रहे होते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह से इस जगह से निकलकर अपने घर पहुंचना चाहते हैं। इन तीनों को कैंप से निकले हुए आज पूरे 2 दिन हो चुके हैं, और ट्रैकर भी लगातार इनका पीछा कर रहा होता है। मॉली को पता है कि ट्रैकर उनके पीछे है, इसीलिए जब एक नदी आती तो मॉली अपनी बहन का बैग मांगती है और वो उस बैग को एक झाड़ के ऊपर रख देती है ताकि ट्रैकर को ये लगे कि वो उस तरफ गए हैं, और मॉली जानबूझकर पानी के रास्ते आगे बढ़ना शुरू कर देती है ताकि ट्रैकर को उनके पैरों के निशान ना मिले। लेकिन ट्रैकर भी बहुत शातिर होता है, वो उनकी इस चाल को समझ जाता है और वो मॉली और उसकी दोनों बहनों के पीछे जाना शुरू करता है। मॉली और उसकी बहनों को पता चल जाता है कि ट्रैकर उनके आसपास ही है, और ये तीनों के तीनों झाड़ियों में छुप जाते हैं, इसीलिए ट्रैकर इन तीनों को नहीं देख पाता। और जब ट्रैकर वहां से निकल जाता है तो ये भी आगे का सफर तय करते हैं। ये तीनों के तीनों भूखे हैं, और तभी इन्हें 2 आदमी दिखते हैं जो इन्हीं की तरह आदिवासी हैं। उनके पास शिकार होता है, और वो मॉली और उसकी बहनों के कपड़े देखकर इन तीनों को देखकर समझ जाता है कि ये तीनों की तीनों कैंप से भाग कर आई हैं। साथ ही साथ उसने ट्रैकर को नदी के किनारे देखा होता है। वो इन तीनों को बताता है कि वो ट्रैकर बहुत स्मार्ट है, आज तक जो भी कैंप से भागा है उन सबको पकड़कर वो वापस कैंप में ले गया है। वो इनसे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। मॉली कहती कि जिगलॉन्ग। वो कहता है जिगलॉन्ग यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर है, तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा है। और इसके बाद वो इन तीनों को खाने के लिए एक मांस का टुकड़ा और साथ ही साथ एक माचिस भी देता है। ये तीनों कई दिनों के बाद खाना खाते हैं। वहीं मिस्टर नेविल को पता चल चुका है कि तीनों बच्चियां कैंप से भाग चुकी हैं, और ट्रैकर जो कि उनका पीछा कर रहा था, एक नदी के बाद उसे उनके निशान मिलना बंद हो गए हैं। और ये बात मॉली की मॉम को भी पता चल जाती है कि उसकी तीनों बच्चियां कैंप से भाग चुकी है, और इस बात से उसे खुशी होती है क्योंकि वो चाहती है कि उसकी दोनों बेटियां और उसकी बहन की जो बेटी है वो तीनों की तीनों जल्द से जल्द घर पहुंच जाएं। हालांकि ये सफर बहुत लंबा है। वही मॉली को दिखाया जाता है कि वो एक घर के बाहर जहां पर मुर्गियों का दड़बा होता है वो वहां से अंडे चोरी कर रही होती है, और तभी उस घर की ओनर आ जाती है। ये एक वाइट लेडी है, पर वो मॉली को कुछ नहीं कहती बल्कि उसे और उसकी बहनों को खाना और कपड़े देती है। और जब ये तीनों जा रही होती हैं तो वो लेडी कहती है कि यहाँ के लड़कों से बच के रहना, वो फिन्स के पास रैबिट का शिकार करने के लिए जा रहे हैं। ये सुनने के बाद मॉली पूछती है क्या रैबिट प्रूफ फिन्स? वो कहती है कि हाँ। वो पूछती है कि वो कहाँ पर है। व्हाइट लेडी उसे इशारा करके बताती है कि वो ईस्ट की तरफ है, और ये तीनों की तीनों बहनें अब फिन्स की तरफ जाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि मॉली जानती है कि अगर ये तीनों की तीनों फिन्स के सहारे जाएंगी तो ये सीधा इनके गांव जिगलॉन्ग पहुंच जाएंगी। और जब ये तीनों फिन्स तक पहुंचते हैं तो मॉली को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो जानती है कि यही फिन्स उसके घर तक जाती है जहां पर उनकी मॉम उनका इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर नेविल को पता चलता है कि 4 दिन पहले इन बच्चियों को फिन्स के पास एक गांव में देखा गया था, और वो समझ जाते हैं कि ये फिन्स के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि फिन्स के सारे अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं। और वो मैप देखकर कैलकुलेट करते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये तीनों बच्चियां फिन्स के सहारे चलते हुए एक टी पॉइंट पर पहुंचेंगी। इसीलिए वहां पर वो ट्रैकर को और अपने एक और आदमी को तैनात कर देते हैं ताकि जब ये बच्चियां वहां पर पहुंचे तो वो इन्हें पकड़कर वापस कैंप ले आए। वहीं मॉली की सबसे छोटी बहन चलते चलते थक जाती है और वो बैठ जाती है क्योंकि उसके पैर भी छिल चुके होते हैं, लेकिन मॉली हार नहीं मानती। वो उसे अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। वो अपनी बहन से कहती है कि ये मत समझना कि घर तक मैं तुम्हें ऐसे ले जाऊंगी, कुछ देर बाद तुम्हें खुद चलना होगा। और जब ये आगे बढ़ते हैं तो उन्हें गोरा आदमी दिखता है जो वहां पर टेंट लगाकर बैठा होता है। ये एक अच्छा इंसान होता है, ये इन तीनों को खाने के लिए देता है और पूछता है क्या तुम वेस्ट जा रही हो?
मौली कहता है कि नहीं, हम नॉर्थ जा रहे हैं। वो आदमी बताता है कि ये फिन्स जिनके सारे तुम जा रहे हो ये वेस्ट की तरफ जाती हैं। और मौली और उसकी बहनें समझ जाती हैं कि ये गलत रास्ते पर हैं। मौली उस आदमी से पूछती है क्या यहाँ पर 2 रैबिट प्रूफ फिन्स हैं। वो कहता है 2 नहीं 3, और अगर तुम्हें नॉर्थ फिन्स तक जाना है तो जिस रास्ते से तुम जा रही हो ये बहुत लंबा रास्ता है। वो इन्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताता है। वो कहता है कि अगर तुम ऐसे जाओगी तो कम से कम 100 मील तुम्हें कम पड़ेगा, और इसीलिए तीनों की तीनों अब उसी रास्ते से आगे बढ़ना शुरू करती हैं। और कुछ और दिन चलने के बाद इन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता है जहां पर एक औरत कपड़े सुखा रही होती है। ये भी हाफ कास्ट ब्लड होती है जिस तरह से मौली है। मौली उसे अपने पास बुलाती है। वो लेडी इन तीनों को देखकर पहचान जाती है क्योंकि इनकी खबर न्यूज़पेपर में छप चुकी होती है। वो कहती है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंची। मौली कहती है वॉक करते हुए। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि कभी मैं भी उस कैंप में थी, लेकिन भागने से हमेशा डरती थी। मैं कभी वहां से भाग नहीं पाई। कैंप यहाँ से 800 मील दूर है। तुम तीनों 800 मील पैदल चलकर आए हो। इतना दूर आज तक कभी कोई नहीं पहुंच पाया। वो कहती है कि आज रात को तुम मेरे साथ रुक सकती हो, कल सुबह यहाँ से निकल जाना। मौली इस बात के लिए मान जाती है। और जब वो रात को उसके कमरे में सो रहे होते हैं तभी वहां पर एक व्हाइट मैन आता है। दरअसल इसे नहीं पता होता कि यहाँ पर ये 3 बच्चे हैं, और जब वो इन तीनों को देखता है वो यहाँ से चला जाता है। मौली अपनी बहनों के साथ रात को यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन तभी वो लेडी आ जाती है जिसने इन्हें यहाँ पर रखा है। वो कहती है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। मौली उसकी बात मान जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद इन तीनों को गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। मौली समझ जाती है कि इन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर लोग आ चुके हैं। इसीलिए वो अपनी दोनों छोटी बहनों को लेकर घर के पीछे झाड़ियां होती है वहां पर छुप जाती है, और साथ ही साथ अपने पैरों के निशान भी मिटा देती है। यहाँ पर ट्रैकर और वो लोग आते हैं जो इन तीनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो इनके निशानों को नहीं देख पाते। वो कहते हैं कि कल सुबह हम उन्हें ट्रैक करेंगे। अगली सुबह ट्रैकर यहाँ पर आता है और वो देखता है कि वहां पर पत्तों के घिसटने के निशान होते हैं। वो समझ जाता है कि इससे मौली ने अपने पैरों के निशान मिटाए थे, इसीलिए रात को उन्हें वो निशान नहीं दिखे। लेकिन मौली और उसकी दोनों बहनें रात को यहाँ से निकल चुके थे, इसीलिए वो अब ट्रैकर से बहुत दूर हैं। वो तीनों एक बार फिर से रैबिट प्रूफ फिन्स के पास हैं और वो उन फिन्स को फॉलो करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेविल, जो इन तीनों लड़कियों के भागने से पूरी तरह से परेशान है, वो इंस्पेक्टर से कहता है कि इस बात को चारों तरफ फैला दो कि ग्रेसी की मॉम उसका इंतजार विलूना में कर रही है। ग्रेसी विलूना की कजन सिस्टर है जो उन्हीं के साथ हैं। ये तीनों लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और तभी इन्हें एक और आदमी मिलता है जो इन्हें खाने के लिए भी कुछ देता है, और वो ग्रेसी को कहता है कि तुम्हारी मॉम विलूना में तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम ट्रेन से वहां तक पहुंच सकती हो। ये बात सुनने के बाद मौली वहां से खड़ी हो जाती है और वो ग्रेसी को कहती कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये झूठ बोल रहा है। ग्रेसी मौली से कहती है कि हो सकता है कि ये सच कह रहा हो और मेरी मॉम मेरा इंतजार विलूना में कर रही हो। मौली उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये झूठा है, लेकिन ग्रेसी उसकी बात नहीं सुनती। मौली अपनी बहन को कंधे पर रखकर आगे निकल जाती है और ग्रेसी वहीं उस आदमी के साथ रुक जाती है। वहीं मौली, जो अपनी बहन डेजी के साथ आगे निकल गई थी, उसे एहसास होता है कि उसे ग्रेसी को भी साथ लाना चाहिए था और वो वापस आती है। वो छुपकर एक जगह देखती है कि ग्रेसी एक रेलवे स्टेशन पर बैठी है जहां से वो ट्रेन पकड़कर विलूना जाएगी। मौली जहां पर छुपी होती है वहां से वो ग्रेसी को सीटी बजाकर इशारा करती है। ग्रेसी उसे देख लेती है और जब वो उनकी तरफ बढ़ रही होती है तभी वहां पर नेविल का एक आदमी आता है और उसके साथ वो आदमी भी होता है जिसने ग्रेसी को ये कहा था कि उसकी मॉम विलूना में उसका इंतजार कर रही है। दरअसल उसने कुछ पैसों के लालच में उसे ऐसा कहा था और अब एक बार फिर से ग्रेसी को पकड़ लिया गया है। मौली और उसकी छोटी बहन डेजी ग्रेसी को गाड़ी में जाते हुए देखते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। और अब मौली और उसकी छोटी बहन डेजी अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि मिस्टर नेविल ने जहां पर अपने आदमियों को रखा होता है, जहां पर उनके हिसाब से मौली को और उसकी बहन को पहुंचना है, आज 21 दिनों के इंतजार के बाद भी वो लोग वहां पर नहीं पहुंचे क्योंकि मौली और उसकी बहन ने शॉर्टकट रास्ता ले लिया था ताकि वो 100 मील का सफर अपनी जर्नी से कम कर सकें। वहां पर जो गोरा आदमी होता है वो ट्रैकर को कहता है कि अपना सामान पैक करो, अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। वहीं मिस्टर नेविल भी अब पूरी तरह से परेशान है और वो जिगलोंग गांव, जहां पर मौली और उसकी बहन जा रही है, जो उनका घर है, वहां के इंचार्ज को एक खत लिखते हैं। वो कहते हैं कि मौली और उसकी बहन इस मंथ के आखिरी तक जिगलोंग पहुंच जाएंगी और जैसे वहां पहुंचे उन्हें दोबारा पकड़कर कैंप में भेज दिया जाए। वहीं मौली और उसकी छोटी बहन डेजी पूरी तरह से थक चुके हैं, ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं
और इन्हें दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं दिखता, क्योंकि अब गर्मियों का भी मौसम आ चुका होता है और झील तालाब सब सूख चुके होते हैं। लेकिन मौली किसी तरह से उस सूखी हुई झील से पानी खोद कर निकालती है और अपनी बहन डेजी की प्यास बुझाती है। लेकिन चाहे इनके अंदर कितना ही करेज क्यों ना हो, सिर्फ पानी पीकर ये आगे का सफर तय नहीं कर सकते। और कुछ ही दूर जाने के बाद मौली, जिसने अपनी बहन डेजी को कंधे पर उठा रखा है, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। वो कई घंटों तक उसी जमीन पर उसी तरह से बेहोश पड़ी होती है। उसकी बहन डेजी भी बेहोश है और सुबह उसे एक चील की आवाज आती है और वो खड़े होकर उस चील को देखना शुरू कर देती है। उसकी मॉम ने उसे बताया था कि यह आत्माओं का पक्षी है, ये हमेशा तुम्हारी देखभाल करेगा। और अब उस पक्षी को देखने के बाद मौली को हिम्मत आती है और वो नॉर्थ फिन्स तक भी पहुंच चुकी होती है, जो उससे कुछ ही दूर होती है। वो अपनी बहन डेजी को अपनी गोद में उठाती है और नॉर्थ फिन्स की तरफ अब बढ़ना शुरू कर देती है, जो उसके गांव जिगलॉन्ग तक जाती है। लेकिन इन दोनों बच्चियों को नहीं पता कि इनके गांव जिगलॉन्ग में नेविल का आदमी उनका इंतजार कर रहा है, ताकि वो इन्हें पकड़कर वापस उसी कैंप में भेज दे। और जब मौली अपने गांव जिगलॉन्ग पहुंचने वाली होती है तो उस आदमी को आभास हो जाता है कि वो आने वाले हैं और वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगलों की तरफ बढ़ता है। लेकिन वहां पर मौली और मौली की नानी भी होती है। मौली के मॉम के हाथ में जो लकड़ी होती है, जो आगे से बहुत शार्प होती है, जिससे शिकार करते हैं, वो उस लकड़ी को लेकर उस ऑफिसर की तरफ बढ़ती है। हालांकि उसके पास गन होती है, लेकिन फिर भी वो डर जाता है और वहां से चला जाता है। और कुछ ही दूर जाने के बाद मौली की मॉम देखती है कि मौली और उसकी छोटी बेटी डेजी वहां पहुंच चुकी है। वो उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी दोनों बच्चियों को गले लगा लेती है। मौली कहती है कि हम ग्रेसी को नहीं बचा पाए, वो उसे पकड़ कर ले गए। इसके बाद मौली की मॉम और उसकी नानी वापस जिगलॉन्ग गांव नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये लौटे तो नेविल के आदमी इन्हें दोबारा पकड़ कर ले जाएंगे। इसीलिए वो अपनी दोनों बच्चियों को लेकर बीहड़ में चले जाते हैं, ताकि नेविल और उसके आदमी कभी भी उन तक ना पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ नेविल को दिखाया जाता है, जो अपने आदमियों से कहता है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम मौली और डेजी को दोबारा ढूंढ सके, इसीलिए हम इस केस को यहीं पर बंद करते हैं। मौली और उसकी बहन डेजी को अपने घर तक पहुंचने के लिए 9 हफ्ते यानी कि लगातार 63 दिनों तक चलना पड़ा था, क्योंकि उनका घर उस कैंप से जहां पर उन्हें रखा गया था वहां से 2400 किलोमीटर दूर था। इन दो छोटी बच्चियों ने पैदल ही बिना जूते चप्पलों के 2400 किलोमीटर तय किया, जो कि अपने आप में एक ऐसी बात है जो हर एक इंसान को असमंजस में डाल दे। और अंत में हमें मौली और डेजी की असली वीडियो फुटेज दिखाई जाती है, जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। मौली बताती है कि उन्होंने अपनी कजन सिस्टर ग्रेसी को, जिसे पकड़ लिया गया था, उसे फिर कभी नहीं देखा, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और वो ये भी बताती है कि आगे चलकर उसकी शादी हुई, उसकी 2 बेटियां हुई और नेविल के लोगों ने एक बार फिर से मौली और उसकी बेटियों को पकड़ लिया, उन्हें उसी कैंप में ले गए। पर मौली एक बार फिर से अपनी एक बेटी को उस कैंप से लेकर भागने में कामयाब हो गई। वो वापस 2400 किलोमीटर का फासला तय कर अपने गांव में पहुंची। पर शायद दुख और तकलीफ मौली की जिंदगी का हिस्सा होता है, इसीलिए उसकी उसी बेटी को, जिसे वो कैंप से लेकर वापस आई थी, उसे एक बार फिर से पकड़कर कैंप ले जाया जाता है। और इसके बाद मौली ने कभी भी अपनी बेटी को दोबारा नहीं देखा। मौली और डेजी, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वो कहती है कि अब हम दोबारा कभी उस जगह वापस नहीं जाने वाले। तो ये थी एक सच्ची, दुख भरी पर साहस से भरपूर कहानी। ये फिल्म सन 2002 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.4। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।